नमस्कार, आप देख रहे शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें बिहार में 5 जगहों पर चुनाव होना है, जिसमें से 3 जगहों की चर्चा आज हम करेंगे। किशनगंज, कटिहार और बांका। इन 3 जगहों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी है। तो उनसे बात करेंगे और इन 3 जगहों का समीकरण आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे किशनगंज से, जहां आपको बता दें कि 62% मुस्लिम है, जहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस से सिटिंग सांसद डॉक्टर जावेद है। आपको बता दें कि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र किशनगंज ही एक ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस ने पूरे बिहार में जीत हासिल की थी। बाकी जगहों पर सिर्फ जेडीयू और भाजपा का ही समीकरण बन पाया था। तो इस जगह पे इस बार पहले के सिटिंग सांसद डॉक्टर जावेद को ही किशनगंज में कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के द्वारा भी यहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, अख्तरुल ईमान। वहीं यहां पर जेडीयू से उम्मीदवार लाए गए हैं, मुजाहिद आलम। तो अब क्या यहाँ का समीकरण बैठता है, सबसे पहले पूछेंगे प्रोफेसर साहब से। तो क्या लगता है किशनगंज पे क्या समीकरण बैठता है? देखिए, किशनगंज एक ऐसा बिहार के अंदर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है जिसकी सीमाएं 3 जगहों से लगती हैं। एक नेपाल से, दूसरा बांग्लादेश से और तीसरा वेस्ट बंगाल से। इस कंस्टिट्यूंसी में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हुए हैं और हिंदू अल्पसंख्यक में हैं। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक 68% मुस्लिम हैं और 32% ही हिंदू वहाँ पर हैं। तो इस तरह से वहाँ पर एक बार सिर्फ लखनलाल कपूर हिंदू वहाँ से चुनाव जीते हैं, अन्यथा किशनगंज से अब तक मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते हैं। दरअसल पिछले बार जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, उसमें 40 स्थान में से 39 स्थान, जैसा कि आपने बताया, कि वो एनडीए को मिला था, जिसमें 17 स्थान बीजेपी को मिला था, 16 स्थान जेडीयू को मिला था और बाकी में एलजेपी को प्राप्त हुआ था। एक स्थान यही किशनगंज था जहां समझौते के तहत कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही थी और डॉक्टर जावेद वहाँ से चुनाव जीते थे। डॉक्टर जावेद इस बार भी चुनाव मैदान में हैं और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, उस पार्टी से जो उनके पुराने विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो वहाँ पर चुनाव में उनको टिकट मिला हुआ है। बाकी जगहों पर भी ओवैसी चाहते थे कि दूसरे जगहों पर भी हम चुनाव में अपना कैंडिडेट दें, लेकिन मुसलमानों के तरफ से दबाव था उनको और उस दबाव के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक ही जगह किशनगंज में ही देंगे। और जेडीयू वहाँ से जैसा कि अभी बताया कि मुजाहिद आलम को जेडीयू ने वहाँ टिकट दिया है। तो ये तीनों लोग प्रयासरत हैं। दरअसल किशनगंज की स्थिति ये है कि वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल बार बार उठता रहा है और जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो इस सवाल को खड़ा करती रही है। वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक केंद्र भी, जब यूपीए की सरकार थी तो वहाँ केंद्र स्थापित हुआ था और सोनिया गांधी उसका उद्घाटन करने के लिए आई थी, लेकिन वो भी नीतीश कुमार ने प्रयास किया है, ज़मीन वगैरह दिया गया है, लेकिन वो ज़मीन जो है सो सूटेबल नहीं है, इसलिए अभी वो 2-3 रूम के मकान में ही वो विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो केंद्र है, वो चल रहा है। तो एक तो ये है कि वहाँ एडुकेशन के मामले में वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और जो किशनगंज की जो स्थिति है उसमें डॉक्टर जावेद से सवाल हो रहा है कि भाई आखिर आपने
5 वर्ष में कुछ किया तो नहीं, और फिर आप चुनाव में आ गए हुए हैं। तो इस तरह से एक ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें कि डॉक्टर जावेद थोड़ा एक परेशानी में से लगते हैं, लेकिन चूँकि उनके साथ वो कांग्रेस के टिकट से हैं, और जैसा कि मालूम है कि मुस्लिमों का झुकाव जो बीजेपी को हरा सके, और उसमें भी खास करके क्षेत्रीय पार्टियां उसकी लाचारी हैं, दरअसल वो कांग्रेस को वोट करना चाहती है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट है, इसलिए मुस्लिम समुदाय जो है सो उसको वोट करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की है कि वहाँ मुस्लिम समुदाय में भी सुरजापुरी और सिरीपुरी, ये 2 प्रजातियां हैं जो कहती हैं कि हम यहाँ के स्थानीय मुस्लिम हैं, और जो शेर शाहवादी या पश्चिमा जिसको कहते हैं, उसको वे लोग कहते हैं कि ये लोग बाहरी हैं। तो ये भी कारण एक बनता है जो वोटों का डिवीज़न होता है। लेकिन चूंकि तीनों मुस्लिम ही कैंडिडेट हैं, इसलिए मतलब कि कोई चॉइस उसमें मुस्लिम लोगों के बीच में बंटवारा तो ज़रूर होता है, लेकिन उसमें कांग्रेस फ़ायदे में रहती है और कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो ओबीसी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ओबीसी ने चूँकि कहीं दूसरे जगह कैंडिडेट नहीं दिया है, इसलिए ओबीसी का कहना है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी पार्टी बनाए, वो कांग्रेस का बंधुआ या क्षेत्रीय पार्टियों का जो बंधुआ बने हुए हैं उसके जगह पर उनको अपने अंदर से लीडरशिप निकालनी चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, और उसी बात को लेकर ओवैसी वहाँ पर अख्तरुल ईमान के माध्यम से खड़े हैं। तो ये है। लेकिन फिर भी मिला जुला के जेडीयू का अपना है कि भाई मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम नीतीश कुमार ने किया है। तो जेडीयू के जो मुजाहिद हैं उनका कहना ये है कि भाई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो सेकुलर बने हुए हैं, और मुसलमानों के लिए ढेर सारा काम उन्होंने किया है। और जहाँ तक मोदी का सवाल है, तो मोदी ने भी जो फ़ायदे दिए हैं उसमें जिस तरह से हिंदुओं को फ़ायदा मिला है उसी तरह से मुसलमानों को भी फ़ायदा मिला है। तो इस तरह से ये तीनों लोग बताते हैं कि साहब हम जीत रहे हैं और हमारी लड़ाई फलना से है, हमारी लड़ाई फलना से है। बांका का क्या समीकरण लगता है, क्योंकि जेडीयू से गिरधारी यादव जो अभी सिटिंग सांसद है और आरजेडी से जयप्रकाश यादव, दोनों ही यादव समुदाय से आते हैं, जहां पर बांके में दोनों ही यादव समुदाय को आमने सामने खड़ा किया गया, तो क्या लगता है बांका का क्या भविष्य? देखिए, बांका जो है, बांका चुनाव क्षेत्र जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा हुआ है। यहाँ पर कभी जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। यहाँ पर समाजवादी मधु लेमे भी चुनाव जीत चुके हैं और उसके बाद चुनाव वहाँ हार चुके हैं। दिग्विजय सिंह जो बहुत ही मतलब वो ये समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ थे, और दिग्विजय सिंह का काफ़ी वहाँ पर प्रभाव है, तो दिग्विजय सिंह भी वहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। और दिग्विजय सिंह के डेथ के बाद उनकी पत्नी भी वहाँ से चुनाव, बांका से चुनाव जीत चुकी हैं। उनका नाम है पुतुल कुमारी। अभी पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी से विधायक हैं बिहार विधानसभा की। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ यादव ही जीते हैं, ये मिश्रित रहा है, बाहर के लोग भी जीते हैं। जेबी कृपलानी भी वहाँ गए हुए थे, तो एक मिश्रित रहा है। लेकिन हाल के दिनों में गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव, तो जयप्रकाश यादव बराबर जो है सो इधर लगातार आरजेडी से वो फाइट करते रहे हैं, और गिरधारी यादव भी एक समय में आरजेडी में थे, लेकिन अब वो जेडीयू में हैं। और पिछले बार उन्होंने जेडीयू के टिकट से चुनाव यहाँ जीता था, जयप्रकाश यादव चुनाव हार गए हुए थे। यहाँ यादव वोट की बहुलता है, और यादव और मुस्लिम मिलाकर लगभग 31% वोट हो जाता है। लेकिन राजपूतों की भी बहुलता यहाँ पर है, राजपूत जाति भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है, इसलिए थोड़ा राजपूतों में नाराज़गी भी होती है कि हमारी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यहाँ से दोनों पक्ष यादवों को ही टिकट देता है, राजपूतों को टिकट नहीं देता है। लेकिन कमोबेश चूँकि और जगह समीकरण ठीक है, इसलिए राजपूतों का वोट जेडीयू को ही पड़ने की उम्मीद है, वो पड़ेगी। और इस तरह से अति पिछड़ों की भी एक बहुत बड़ी जमात वहाँ पर है बांका क्षेत्र में, जो जिस पर कि नीतीश कुमार का प्रभाव माना जाता है। लेकिन एक तरफ 30-31% वोट अगर सीधे सीधे हम लोग जोड़ते हैं तो मुस्लिम और यादव मिला के 30-31% वोट बांका में हो जाता है। और बांका चूँकि
दूसरे प्रदेश से भी आए हुए लोगों को जिताने का उसने काम किया है, इसलिए थोड़ा वहाँ का लुक जो है वो ब्रॉडर आउटलुक का है, इसलिए वहाँ ये है। लेकिन जो समीकरण है उस समीकरण में लड़ाई अच्छी होने की उम्मीद है, बशर्ते कि पोलिंग का क्या परसेंटेज होता है। क्योंकि बिहार में हमने कल देखा है कि पोलिंग परसेंटेज कम गया हुआ है और उसमें बहुत तरह की बातें सामने में आ रही है। जैसे नवादा के बारे में कहा जा रहा है कि नवादा में ज़्यादा लोग बूथ पर टर्न अप ही नहीं किए क्योंकि वो निराश हो गए हुए थे, इसलिए नहीं। कहीं कहीं पर मुस्लिम लोगों के बारे में भी सूचना आ रही है कि वो लोग टर्न अप नहीं किए हैं। कहीं कहीं पर दूसरी जातियाँ भी टर्न अप नहीं किए हैं, उदासीन हो गई हैं। तो ये उदासीनता का जो माहौल है, ये माहौल अगर कहीं बनता है तो फिर प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव बांका में भी रोचक चुनाव होगा दोनों के बीच में। अच्छा, कटिहार में जेडीयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी जो कि अभी फिलहाल सिटिंग सांसद है और वहीं उनके सामने तो कांग्रेस से तारिक अनवर जी को खड़ा किया गया जो कि कई बार जीत भी चुके हैं। तो क्या लगता है वहाँ का क्या समीकरण बनता है? देखिए, 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें दुलाल चंद्र गोस्वामी को 5,59,000 वोट आया था और तारिक अनवर जी को 5,02,000 वोट आया था और इस तरह से लगभग 56-57 हज़ार वोट से ये दुलाल चंद्र गोस्वामी जीत गए हुए थे। दुलाल चंद्र गोस्वामी अति पिछड़ी जाति से आते हैं और बहुत ही वहाँ लोकप्रिय हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। वो काफ़ी मिलने जुलने में विश्वास करते हैं, अपने क्षेत्र का काम भी करते हैं और इस तरह से क्षेत्र में उनकी ज़बरदस्त पहचान हो गई हुई है। जेडीयू से वो आते हैं और भाजपा का पूरा समर्थन रहता है। दरअसल वहाँ पर एक तरह से देखें तो भाजपा भी कई बार हैट्रिक लगा चुकी। जैसे आपने देखा होगा कि भाजपा से वहाँ निखिल चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन निखिल भूमिहार जाति वहाँ बहुत कम है। हमको लगता है कि मुश्किल से कटिहार पूरे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में उनकी संख्या 30-40 हज़ार होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के कारण वो 3 बार लगातार वो चुनाव जीतते हैं और हैट्रिक बनाते हैं। 2014 में वो चुनाव तारिक अनवर से हार जाते हैं, उसके बाद से फिर उनको टिकट नहीं मिलता है। 2019 में फिर दुलाल चंद्र गोस्वामी आते हैं सामने में और वो तारिक अनवर को हराते हैं। तारिक अनवर की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस के हैं और जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, जब शरद पवार सोनिया गांधी के फौरन में जन्म लेने के आधार पर जब कांग्रेस से हटने लगे तो तारिक अनवर भी उनके साथ चले गए और तारिक अनवर राकापा में भी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसमें भी बड़े स्थान पर रहे। उनको राज्यसभा में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भेजा और लेकिन फिर बाद में वो आके कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अब कांग्रेस से वो कैंडिडेट हैं। तो तारिक अनवर बहुत ही मजे खिलाड़ी हैं। कटिहार में मुस्लिम वोट काफ़ी है, मुस्लिम वोट लगभग 41% कहा जाता है कि वहाँ मुस्लिम वोट है और फिर उसमें अगर जो यादव वोट का मिश्रण अगर हो जाए तो सीधी इक्वेशन बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद दुलाल चंद्र गोस्वामी का भी प्रभाव है। वो मिलनसार व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि वो मिलनसार व्यक्ति हैं और उनका एक अच्छा प्रयास रहता है। तो इस तरह से वहाँ भी जो मुकाबला है, कटिहार में जो मुकाबला है वो अच्छा मुकाबला होने वाला है और ऐसा लगता है कि जो अति पिछड़ों का वोट जो ये गोलबंद अगर हो जाएगा तो एक बार फिर से दुलाल चंद्र गोस्वामी चुनाव जीत जाएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात की प्रोफेसर साहब से और आपको बताया कि किशनगंज, बांका और कटिहार इन तीनों जगह पर क्या समीकरण बन सकता है। एक बड़ी बात सामने आई है कि इस बार वोटिंग साइट्स पे लोग वोट करने कम जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत कहेंगे आम जनता का तो वो वोटिंग है। तो ये फर्स्ट लुक बिहार आपसे दरख्वास्त करता है कि आप वोटिंग बूथ पर जाएं और अपनी वोट की ताकत का प्रयोग करके यहाँ पर वोट गिराएं और अपने उम्मीदवार को चुनें। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।